नमस्कार, मैं हूं सौरभ चंद केसरी और अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर के आया हूं। पहले प्रश्न पढ़िए। 3600 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। अगर ये प्रश्न आ रहा है तो आप हल करिए। उसके बाद एक और प्रश्न है आप लोगों के लिए। 1800 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। और ऑप्शन दिया है। अगर आपको गुणनखंड से संबंधित प्रश्न आते हैं तो निश्चित रूप से इस सवाल को हल करके वीडियो स्किप कर सकते हैं, और अगर नहीं आता है तो पूरा वीडियो देखिए। तो हम इन दो सवालों को हल करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट बताते हैं, फिर इस सवाल को हल करते हैं। याद रखिएगा, किताब में या फिर परीक्षाओं में गुणक शब्द की जगह गुणनखंड का प्रयोग कर रहा है बार बार। उसका इंग्लिश होता है फैक्टर, जबकि गुणनखंड का इंग्लिश होता है फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो मैं शुद्ध लिखा हूँ, गुणक लिखा हूँ। हालांकि एग्जाम में अगर गुणनखंड आया है तो उसका इंग्लिश जरूर देखिएगा, फैक्टर ही होगा। तो गुणनखंड और गुणक एक ही मान कर चल रहे हैं, जबकि एक ही नहीं है। गुणनखंड अलग होता है और गुणक अलग होता है। पहले तो समझा लेता हूँ कि ये गुणनखंड और गुणक में अंतर क्या है, फिर बताता हूँ आपको। ये देखिए, हमने कहा ना गुणनखंड और गुणक में अंतर क्या है, उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, पहले तो समझेंगे कि गुणनखंड क्या है। जैसे ये क्या है, हमारे पास 12 है। 12 को आप लोग ऐसे तोड़े हैं, 2 छक्का 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। अब देखिए 12 के ये गुणनखंड हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3 और एक भी है तो गुणे 1, ये गुणनखंड हैं। जबकि गुणक फैक्टर क्या है मैं वो बताता हूँ। फैक्टर वो होता है कि ये 12 किस किस संख्या से कट रहा है, तो वो होता है फैक्टर। तो देखिए, अगर हम बात करें, अगर मूल संख्या को 12 मान ले रहे हैं तो इसके फैक्टर क्या होंगे। तो फैक्टर क्या होंगे, 12 एक से भी कटता है, 12 दो से भी कट रहा है, 12 4 से भी कटता है, 12 3 से भी कटता है। तो पहले 3 लिख लूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। 3 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, 6 से भी कटता है और 12 से भी कटता है। तो ये जो लिखा हूँ 1 2 3 4 6 12, तो ये देखिए हैं फैक्टर। ये क्या है, इसके फैक्टर हैं, गुणक हैं। जबकि 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 1 ये क्या है, गुणनखंड है, फैक्टराइजेशन। तो ये अंतर आपको याद रखना है, समझना है। हालांकि परीक्षाओं में और किताबों में इस गुणक को गुणनखंड लिख दे रहा है बार बार, तो उसका इंग्लिश आपको याद रखना है फैक्टर, इसीलिए मैंने इंग्लिश भी लिख दिया है। एक बात तो समझ में आ गई है कि गुणनखंड और गुणक दोनों अलग अलग है। अब ये गुणज क्या है, मल्टीपल क्या है। तो मल्टीपल क्या होता है कि हम इसमें अगर गुणा करेंगे इस 12 में तो क्या आएगा, तो 12 का गुणा 1 में करेंगे तो 12 आएगा, 2 में करेंगे तो 24 आएगा, 3 में करेंगे तो 36 आएगा। मतलब ये समझ लीजिए कि 12 में क्रमशः गुणा करते चले जाएंगे तो वो गुणज हो जाएगा, गुणज मल्टीपल। मतलब इसका पहाड़ा पढ़ते चले जाइए। ठीक है, तो यहाँ से एक बात निकल के आती है कि फैक्टर तो सीमित होते हैं, मतलब फैक्टर को गिना जा सकता है। फैक्टर को क्या किया जा सकता है, गिना जा सकता है। ठीक है ना, फैक्टर को गिना जा सकता है, परंतु क्या गुणज को गिना जा सकता है क्या। अब जितना भी गुणा करते जाएंगे गुणा होता ही जाएगा, अर्थात गुणज क्या होगा, हमारा अनंत होगा। ये बात आपको याद रखिएगा, इसे गिना नहीं जा सकता, अर्थात ये क्या होगा, हमारे लिए अनंत होगा। ठीक है ना, तो दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। अभी और कुछ चीज़ हम लोग पढ़ेंगे जो परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो किसी संख्या का फैक्टर क्या होता है, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे, और गुणज क्या होता है ये भी समझ गए होंगे। ठीक है,
जैसे अगर मैं यहीं पर 4 का ले लूँ तो 4 किससे किससे कटेगा, तो कहेंगे 1 से, 2 से और खुद 4 से। तो ये जो हैं 1 2 3, ये 3 के 3 फैक्टर हैं, गुणक हैं, ठीक है ना। गुणनखंड जब करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, 1 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी के 4, ये गुणनखंड हो गए। मल्टीपल करना होता है तो क्या होता है, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तियाँ 12, ये मल्टीपल है और ये डॉट 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 अनंत तक जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गुणनखंड। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो अब इस एक प्रश्न से हम लोग पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, फिर उन 2 प्रश्नों को हल करेंगे। जितने भी प्रश्न आएंगे आप हल करिएगा, एक भी प्रश्न आपसे बचेगा नहीं। अभी एक और चीज़ आपको बताऊंगा कि जो फैक्टर होता है 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार के फैक्टर होते हैं। एक होता है उचित और एक होता है अनुचित, मतलब प्रॉपर इम्प्रॉपर, जैसे फ्रैक्शन में पढ़े हैं, वो भी आपको अभी बता देता हूँ ताकि डाउट है वो समाप्त हो जाए। ये फैक्टर कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहेंगे कि ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रॉपर, ठीक है ना, एक होता है इम्प्रॉपर, ठीक है। अब इस पर चर्चा हम कर लेंगे, अभी यहीं पर मैं कर देता हूँ। चलिए इसको इरेज करके समझा देता हूँ, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। प्रॉपर क्या होता है, इसी फैक्टर में हम लोग देख लेंगे कि इस 12 के फैक्टर जो दिख रहे हैं, तो एक तो सभी का होता है और 12 स्वयं का है। इन दोनों को अगर आप हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, प्रॉपर फैक्टर आ जाएगा। क्या आएगा, प्रॉपर। और एक से लेके स्वयं तक का फैक्टर होगा तो इम्प्रॉपर होगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब यहीं पर पूछूं कि 12 के कितने प्रॉपर फैक्टर हैं, तो आप कहेंगे 1 2 3 4। प्रॉपर फैक्टर कितने हैं, तो आप कहेंगे 4, ठीक है ना। अब यहीं पर मैं कह दूँ इम्प्रॉपर कितने हैं, इम्प्रॉपर, तो आप कहेंगे 6। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। मतलब यह है कि हम सदैव इम्प्रॉपर ही ज्ञात करते हैं, लेकिन कभी भी प्रॉपर जब पूछ दे तो उसमें से -2 कर दीजिएगा। क्यों, क्योंकि एक सब में होता है और स्वयं से जो कट रहा है वो 2 हमेशा माइनस करेंगे। देखिए 6 में से 2 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा ना। तो इस तरीके से प्रॉपर इम्प्रॉपर भी आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अब जो समझने वाले हैं हम लोग, इस प्रश्न से हम लोग पूरा का पूरा समझ जाएंगे, तरीके से हल करेंगे, वरना हम लोग कितना इसको लिखेंगे, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, इतना पूरा लिखते लिखते टाइम लगेगा, जबकि परीक्षा में हमें टाइम ही बचाना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे, इस 48 का फैक्टराइजेशन करते हैं हम लोग। अब उम्मीद करता हूँ फैक्टराइजेशन मतलब गुणनखंड करने आता होगा आपको। तो 2 से करेंगे तो 2 दूनी के 4 और 2 चौके 8। फिर 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी के 4। फिर 2 से करेंगे तो 2 छक्का 12। फिर 2 से करेंगे तो 2 तियाँ 6। फिर 3 से करेंगे तो 3 एकम 3। मतलब यह हुआ कि 48 का फैक्टराइजेशन किए तो 2 पे 2 कितनी बार है, 4 बार है, तो 2 पे पावर 4 लिख दिए। गुणते 3 कितनी बार है, तो आप कहेंगे 1 बार, 3 पे पावर 1 लिख दिया। उम्मीद करता हूँ इतना तो समझ में आया होगा। अब प्रश्न पूछ रहा है, कह रहा है कि अभाज्य गुणक की संख्या बताइए। अब यहीं पर किताब में या फिर परीक्षा में पूछ देगा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। इस गुणक को बार बार क्या लिखता है, गुणनखंड लिखता है। क्या लिखता है, गुणनखंड। लेकिन मैं बता दिया हूँ कि ये गुणनखंड ही गुणक है, आप इतना समझते रहिएगा। जो गुणनखंड लिखता है तो उसकी इंग्लिश फैक्टर लिखता है, इसका मतलब वो गुणक पूछ रहा है। तो अब यही पूछेगा अभाज्य गुणक की संख्या या गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो आप क्या बताएंगे, ये 2 कितनी बार है, 4 बार, और 3 कितनी बार है, 1 बार। तो टोटल संख्या कितनी है, 5। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब पूछेंगे कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है सर। अभाज्य गुणनखंड मतलब हम ऐसी संख्या से इस 48 को या फिर किसी भी संख्या को काटेंगे जो अभाज्य हो। 2 किसी से कटता है क्या, इसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 या स्वयं, मतलब 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है। लेकिन 48 को 4 से भी काटा जा सकता है कि नहीं, 12 बार में कट जाएगा। लेकिन ये अभाज्य नहीं है, इसलिए कभी भी 4 को हम अभाज्य गुणनखंड में नहीं लेंगे। भाज्य गुणनखंड पूछता
तो वो अलग बात है, लेकिन कभी भी भाज्य गुणनखंड नहीं पूछता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे कह रहा है गुणकों की कुल संख्या। गुणकों की कुल संख्या मतलब फिर से एक बार याद रखिए, गुणनखंडों की कुल संख्या किताब में या फिर परीक्षा के प्रश्न में देगा तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो इंग्लिश देख लिया कीजिएगा। ठीक है ना। तो गुणकों की कुल संख्या कितनी है, देखिए बेसिक से अगर मैं बताऊं तो इस प्रकार से हम दो को क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 पे पावर 0। क्यों, 2 पे पावर 0 का मतलब एक होता है कि नहीं होता है ना। मतलब वह संख्या एक से भी कट जाएगी, एक तो सब में शामिल होगा। 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 4। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कितने गुणनखंड हो गए, 1 2 3 4 5। ठीक है ना। अभी देखिएगा 5 हो गए। ठीक है ना। गुणते 3 भी है ना, तो 3 को क्या लिख सकते हैं, तो 3 पे घाते 0, 3 पे घाते 1, 1 2 यहाँ आया 2। ठीक है ना। तो 5 दूना 10, टोटल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 10। यही हो गया आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आया होगा। लेकिन आप कहेंगे कि सर बार बार इतना हमको लिखना पड़ेगा, तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप कैसे कर लीजिए, जो भी घातांक आपको दिख रहा है, इसका घातांक कितना दिख रहा है 4, तो 4 में 1 जोड़ दीजिए, 1 बढ़ा करके लिख दीजिए। 3 पे पावर कितना है, तो कहेंगे 1, तो 1 में 1 बढ़ा दीजिए। ठीक है ना। अब देखिए 4 1 5, 1 1 2, 5 दूना 10, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। ठीक है, मैं इसको मिटा करके फिर से आपको बता देता हूँ। देखिए कोई भी पावर हो, जैसे कि मान कर चलिए यहाँ पर 2 पे पावर a आ गया, 3 पे पावर b आ गया, 5 पे पावर c आ गया, कोई भी है, तो जब हम गुणकों या फिर गुणनखंडों की कुल संख्या अगर निकालें तो क्या करिएगा, a प्लस बी, अरे a+1 इंटू बी प्लस 1 इंटू सी प्लस 1। ठीक है ना। सब में क्या कर दीजिएगा, गुणा कर दीजिएगा, वो आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, गुणनखंडों की कुल संख्या। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। अब बात आता है कि गुणकों का कुल योग कैसे ज्ञात करें। गुणकों का कुल योग मतलब गुणनखंडों का कुल योग। तो योगफल ज्ञात करने का तरीका क्या है, तो यह देखिएगा कि अभी जो हमने लिखा था, अब इसमें कोई तरीका नहीं है। देखिए 48 का हम लोग हल कर रहे हैं इसी को मान के आधार, तो 2 पे घाते कितना है 4 है, तो आप जब योगफल निकालेंगे तो यही निकालेंगे, 0 से शुरू करिए और 2 पे घाते 4 तक लिखते चले जाइए। 2 प्लस 2 पे घाते 3 प्लस 2 पे घाते 4, इतना हो गया एक ब्रैकेट्स में। गुणते दूसरे ब्रैकेट्स में क्या, 3 पे घाते 0 प्लस 3 पे घाते 1। अब इसको हल करिए, देखिए 2 पे घाते 0 है तो इसका वैल्यू 1 आता है, प्लस इसका वैल्यू 2, प्लस इसका वैल्यू 4, प्लस इसका वैल्यू 8 और इसका 16 है ना। अब जोड़ेंगे 16 4 20, 8 2 10 30, 1 31। ठीक है ना। तो ये हो गया 31 गुणते 3 एकम 3, इसका एक वैल्यू आएगा, किसी भी संख्या पर घात 0 है तो उसका वैल्यू कितना आता है, 1 आता है, तो 3 1 4। अब 31 चौके 124, तो मतलब कुल योग कितना आ जाएगा 124। ये देखिए आपके लिए बेहतरीन तरीके से मैं बता रहा हूँ, ये आपका आंसर हो गया। 5 दूना 10, ये आपके लिए आंसर हो गया। और अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या भी हमें पता हो गई, कितनी थी 5। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बस देखिए घात को, दोनों घात को जोड़ दिए तो कुल संख्या आ गई। अब नेक्स्ट प्रश्न हल करते हैं इसी 48 को ही आधार मान के। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा। पहली बात तो मैं यहाँ पर लिख लूँ सुविधा के लिए, 48 का फैक्टर हमने किया था 2 पे घाते 4 था, गुणे 3 पे घाते 1 था। अब इसमें पूछ रहा है सम गुणकों की संख्या। अब सम गुणकों या सम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालें, तो अब
इसमें से क्या आपको दिख रहा है, 2 सम दिख रहा है, ये विषम, तो इससे घबराना नहीं है। हमने कहा कि ये 2 पे घाते 0 शुरुआत हो रहा है, तो 2 पे घाते 0 क्या है, 1। ये सम है कि विषम, 2 पे घाते 0, या फिर दिखने में लग रहा है कि 10 क्या है, सम संख्या है, लेकिन घात 0 हो गया तो ये क्या हो गया, विषम हो गया। क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू कितना होता है, 1। ठीक है, तो आप बताएंगे कि 10 पे घाते 0 या फिर 2 पे घाते 0 का मान कितना होता है, तो आप कहेंगे 1। अर्थात इसमें 1 क्या है, तो कहेंगे कि विषम संख्या है। और हमको पता क्या करना है, सम गुणनखंडों की कुल संख्या, सम गुणकों या गुणनखंडों की कुल संख्या। तो देखिए 2 से बस हमें क्या निकालना है, ये 2 पे घाते 0 निकाल देना है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो बस 2 पे घाते, जैसे जब निकालते तो 4 + 1 जोड़ लेते थे, लेकिन ये नहीं करना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 4 को 4 रख देना है, मतलब 2 पे घाते जो है उसको चुपचाप रख देना है। गुणते ये जो घातांक दिख रहा है उसमें 1 जोड़ दीजिए। ठीक है ना। अब देखिए 4 × 2 बराबर क्या आ जाएगा, 8। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो सम गुणकों की संख्या कैसे निकालते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। मतलब कुछ इस प्रकार से है कि 2a 3b। तो अगर आप सम गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे तो a गुणते b + 1 कर दीजिए। ठीक है ना। अगर यहीं पर 5 पे घाते c है तो आप गुणते c + 1 कर दीजिए। सब में वैसे ही निकालना है जैसे कुल गुणनखंडों की संख्या आप निकाल रहे थे। बस क्या कर दीजिएगा, पहले वाले में ज्यों का त्यों घात लिख दीजिएगा। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो अब जब सम गुणनखंडों की संख्या आप निकाल लिए तो विषम कैसे निकालेंगे, है कि नहीं। तो 2 तरीका है, एक तो टोटल गुणनखंडों की संख्या निकाल लीजिए। तो टोटल कितना है, देखिए 5 और दूनी 10, 10 में से 8 माइनस कर देंगे तो विषम कितने आ जाएंगे, 2, है कि नहीं। सम संख्या अगर आपको निकालने आ गया तो विषम भी अपने आप निकाल लेंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आया तो विषम भी निकाल के हम दिखा दे रहे हैं कि इस, देख रहे हैं 2 2 तो सम होता है तो उसको लेंगे नहीं, लेकिन 2 पे घाते 0 ये तो विषम होता है, 1 इसमें आ गया। और 3 कितना होता है, विषम होता है, तो 3 पे घाते 1 है, तो 1 और 1 क्या करेंगे, 2। अब देखिए 2 1 कम 2, ये भी निकल गया। मतलब सम निकालने का तरीका यह है, सम निकालने का तरीका यह है, और विषम निकालने का तरीका यह है। ठीक है ना। तो विषम निकालने का तरीका क्या है, अगर सूत्र के रूप में अगर आप चाहें तो कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए एक हमेशा 1 लिखना है, अगर कोई सम संख्या है तो 1 गुणते जो भी विषम है, मतलब b + 1। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। जहाँ पर हमने ये लिखा कि a गुणते b + 1 इससे सम निकलता है, वहीं इस पे क्या निकलता है, विषम निकलता है। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर विषम में कोई डाउट हो तो सबसे पहले आप पूरा का पूरा निकाल लीजिए। पूरा निकालने आता है, 1 1 बढ़ा के गुणा कर देते हैं। फिर सम को निकालने भी आता है, जब टोटल में से सम को माइनस कर देंगे तो विषम ही आएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए आप लोगों के लिए पूरे प्रश्न का कलेक्शन ही लेकर आया हूँ। अब यहाँ पर पूछ रहा है सम गुणकों का योगफल। अभी तक हम लोग क्या पढ़ते आए हैं, संख्या पढ़ते आए हैं, टोटल फैक्टर का योगफल पढ़ते आए हैं। उसी तरीके से सम का योगफल और विषम का योगफल भी पूछ रहा है और पूछता है। ठीक है ना। जैसे टोटल योगफल जब हम पढ़ रहे थे तो टोटल योगफल में क्या था, हम लोग क्या किए थे, 0 से लेकर के 4 तक चले गए, यहाँ 0 से लेकर 1 तक चले गए थे। लेकिन अब क्या करना है, केवल सम का करना है। सम गुणनखंड करेंगे तो देखिए 2 पे घाते 0 तो लेंगे ही नहीं, क्योंकि इसका वैल्यू 1 होता है, विषम होता है। तो चलिए इसको हम नहीं लेते हैं। ठीक है। तो 2 पे घाते 1 + 2 पे घाते 2 + 2 पे घाते 3 + 2 पे घाते 4, ये ले लिए। ठीक है। गुणते 3 पे घाते 0 + 3 पे घाते 1। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर तो सर विषम है, फिर योग क्यों ले रहे हैं। क्यों ले रहा हूँ कि 2 गुणते 3
तीन दूना 6। सम आया कि नहीं आया? मतलब एक सम और एक विषम संख्याओं का गुणा सदैव सम संख्या होती है, इसीलिए हमें इसको भी लेना पड़ा। ठीक है ना? केवल 2 पे घाते 0 को ही निकालना है सम गुणकों में। अब आपको याद है कि इसका 16 होता है, 16 8 24, 24 4 28, 2 30, यही है ना? देखिए 2 4 6 8 6 14, तो 30 आ गया ये गुणते, इसको हम 30 बना देते हैं गुणते। यहाँ पर 3 1 4 आया, तो जब योगफल करेंगे तो कितना आएगा? 120। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना? पूछ दे सम गुणनखंडों का योगफल बताइए, सम ऑफ इवन फैक्टर्स, तो आप क्या बताएंगे? केवल सम का ही योगफल ले लेंगे, 2 को हटा करके 120 आया। अब देखिए पूछ देगा कि विषम गुणकों का योगफल कितना होगा, तो वो भी तरीका है कि पूरा का निकाल के सम को माइनस कर दीजिए, या फिर केवल और केवल विषम को योगफल कर लीजिए। तो विषम का तो आसान है, विषम में क्या है? 2 पे घाते 0 भी विषम है कि नहीं? गुणते 3 पे घाते 0 प्लस 3 पे घाते 1, ये खुद एक विषम है, तो कितना आ जाएगा? इसका वैल्यू 1 गुणते इसका वैल्यू 4, तो 4 1 कम 4, ये हो जाएगा आपका विषम गुणकों का योगफल। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आया होगा और ये भी समझ में आया होगा, और ये दोनों टॉपिक हम लोग क्या कर लिए, जितने भी प्रश्न बन रहे थे समाप्त कर लिए हैं। अभी एक स्लाइड और आपको दिखाता हूँ, ये है गुणकों का गुणनफल। मतलब वास्तविकता तो यह है कि यह कहना चाह रहा है गुणनखंडों का गुणनफल, किताबी भाषा, रियल भाषा गुणक कहते हैं। तो अब एक नया आपको ये देखने को मिलेगा कि गुणकों का गुणनफल कैसे निकालें, जो कि पहले ही आप देखेंगे कि दूसरा प्रश्न था हम लोगों का। इसको हल करने के बाद वह प्रश्न हल करेंगे और इसको राइट डाउन करके नोट्स बना लीजिएगा। तो गुणनखंडों का गुणनफल कैसे निकालते हैं, उसी 48 पर ही पूरा सवाल हम आपको बता दे रहे हैं। 2 पे घाते कितना है? 4। 3 पे घाते कितना है? 1। तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ता है? पहले कुल गुणनखंडों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। उम्मीद करता हूँ समझ रहे हैं। कुल गुणनखंड कैसे निकालते हैं? तो 4 प्लस 1, मैं बार बार ये लिख रहा हूँ प्लस 1 कि आपको ये समझ में आए। 1 प्लस 1, इसमें भी 1 हमने बढ़ा दिया, ठीक है, और इसमें भी 1 हमने बढ़ा दिया, ठीक है ना? तो कितना आया? 5 दूना 10, 5 गुणे 2 बराबर 5 दूना 10 आया। अब ये जो 10 आ रहा है, तो कभी भी गुणनफल पूछे तो गुणनफल बराबर क्या लिखेंगे? पूछ रहा है ना गुणकों का गुणनफल या गुणनखंडों का गुणनफल, तो इसी 48 को लिखिए, और ये जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आए हैं इसको आधा करके लिख दीजिए। क्या करके लिख दीजिए? आधा करके, मतलब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर डिवाइडेड बाई 2। तो अब 48 पे घाते कितना आ जाएगा? 5। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, 100% समझ में आया होगा। ये आपका आंसर हो गया। अगर कभी भी पूछ दे गुणकों का गुणनफल तो निश्चित रूप से आप यही करेंगे। चलिए एक प्रश्न मैं कर ही देता हूँ आपकी सुविधा के लिए। बताइए कि 36 के गुणकों का गुणनफल कितना होगा, या गुणनखंडों का गुणनफल। तो आप क्या करेंगे? इसको पहले करेंगे 2 दूना 4, 3 12, 3 36, मतलब 2 पे घाते 2 है गुणे 3 पे घाते 2 है, यही है। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हो जाएगा 2 1 3, 2 1 3, 3 तरीके 9, ठीक है ना? तो गुणनफल कितना हो जाएगा? अगर हम कहें गुणनफल, किसका गुणनफल भाई? तो फैक्टर का गुणनफल। तो गुणनफल अगर निकालना हो जाएगा तो 36 पे घाते 9/2 हो जाएगा आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब आते हैं अपने प्रश्न पर। अब देखिए प्रश्न करिए, प्रश्न को आप क्या करेंगे? उड़ा देंगे। हल करने का तरीका आपको पता ही है, क्या है ये? क्या है? 3600 है। 3600 को करिए तो 2 दूना 4, 3 12, 3 36, 100 को कैसे तोड़ेंगे आप? तो आप कहेंगे कि 2 गुणे 50 हो जाता है, फिर 2 बार करें, 4 25 चौके 100,
तो 5 गुणे 5। आप गुणनखंड करिएगा, इतना तो आ गया है। तो आप देखेंगे कितना, 2 पे पावर 4, 3 पे पावर 2, 5 पे पावर 2। पूछ रहा है गुणनखंडों की कुल संख्या, है ना, मतलब नंबर ऑफ फैक्टर। तो आप क्या करेंगे, 4 1 5 गुणते 2 1 3 गुणते 2 1 3, 5 तिहाई 15, 15 तिया 45। ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही जवाब है। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न अब आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 1800 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात कीजिए, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स। तो अब हमें क्या करना है कि इस 1800 का फैक्टर ले लेना है। 1800 का क्या लेंगे, 18 का पहले लेते हैं, तो 2 तिहाई 6 3 18, और उसके बाद में 100 का तो आता है, 2 दूनी 4, 25 चौके 100, तो 5 गुणे 5। अब देखिए 2 पे पावर 3 है, 2 पे पावर कितना है, 2 पे पावर 3, 3 पे पावर कितना है, 3 पे पावर 2। 2 पे पावर 3 क्यों लिखा हूँ, ये 3 बार है, ये भी अब नहीं समझेंगे तो फिर बवाल हो जाएगा पढ़ाई लिखाई। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए, 3 1 4, 4 तिया 12, 12 तिहाई 36, एक एक बढ़ाकर लिख लिया ना, टोटल कितने हो गए 36। और हम लोग बताए हैं कि गुणनफल जब पूछे तो उसी संख्या को लिखो और इसको आधा करके लिखो। तो 36 का आधा कितना होता है, 18। तो ऑप्शन नंबर इसमें भी क्या है, ए सही है। उम्मीद करता हूँ दोनों ही सवाल समझ में आए होंगे, और ऐसे ही सवाल आप ढूंढ ढूंढ करके लगाइए, एक भी प्रश्न नहीं फंसेगा, ऐसा वादा है आपसे। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा, पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।